हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में हम बात करेंगे 50 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको फिजिक्स में सारे नंबर लाने यानी कि अच्छा स्कोर करना है तो आपको वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो एक अच्छे स्टूडेंट को पढ़ना रहता है, जो कि हमारे पूरे सिलेबस में दी रहेंगी। उसमें वो चाहे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, फिर वो चाहे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हो, फिर चाहे वो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, फिर वो चाहे हमारे डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल्स हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कुछ भी हो वो हमें सारी चीज पढ़नी पड़ेगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप न्यूमेरिकल को छोड़ रहे तब भी आपके न्यूमेरिकल वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, वो आप पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव को छोड़ रहे तो वो भी आप कम कर जाओगे। तो ऐसा क्या होता है कि आपको हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा जो कुछ भी हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो आज हम 50 बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर देखोगे बुक्स में, वहां पर आपको इनसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये गारंटी है। आपको वहां पर इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनसे सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। समझ में आ गया? तो आज हम बात करेंगे जिन 50 क्वेश्चन को, इनको ध्यान से समझ लेना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वेस्ट भी होने वाले हैं, तो आपको न्यूमेरिकल वेस्ट क्वेश्चन अगर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो काफी समय लगेगा, मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। अगर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछा जाए, एक ई का मान, ऐसा होता है कभी कभी आप देखते हैं उसके नीचे ई लिखा होता है और वहां पर ई का मान हमें कहीं कहीं पर जरूरत पड़ जाता है। तो एक ई का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, धनावेशित वस्तु में होती है। देखिए धनावेशित कोई भी वस्तु है तो अगर वो वस्तु धनावेशित है तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, आपको पता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि हमारा जो बी वाला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वेस्ट, यानी कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q = N लगाइए, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। और आपको जब आंसर निकालेंगे तो 5 × 10⁻19 निकाल देंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। 19 इलेक्ट्रॉन, इतना ही आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखिए मात्रक से क्वेश्चन आप देखेंगे आते रहते हैं। 2022 का बोर्ड एग्जाम शायद हुआ था, उसमें आया है, हाँ 22 में जाने 23 में, 23 में तो हुआ नहीं है, 22 में ऐसे आया है। अभी 1 से 2 साल पीछे आया, मैंने ध्यान से देखा नहीं है, क्वेश्चन पेपर बच्चे जब करवाते हैं तो मैंने देखा था, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है बच्चों न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये आपको कैसे लिखा हुआ मिल सकता है, N प्रति C, ऐसा भी मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि विद्युत क्षेत्र E, देखिए विद्युत क्षेत्र उसको E से डिनोट किया गया है, उसमें P आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, यानी कि टाउ। तो आपका ये होता है P के डायरेक्ट यानी कि P का मल्टीप्लाई E के साथ होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र जो होता है इनटू में आघूर्ण होता है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक और या फिर विद्युतशीलता का नॉर्मल मात्रक या एसआई मात्रक। एक क्वेश्चन आपको याद रखना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% चांस है कि आ सकता है, क्योंकि पिछले बार जो 1 से 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम हुए थे उनमें से आया था। ये होता है कूलम, इसको न्यूटन मीटर, न्यूटन का -1, इसका मतलब होता है न्यूटन का पावर -1 है और मीटर का स्क्वायर है माइनस में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे ही आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ईवी होता है, उसकी इकाई क्या होती है, ऊर्जा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती, किसकी इकाई होती है, तो ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनके पास ऊर्जा है, ऊर्जा को नापा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। देखिए जो विद्युत विभव होता है उसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। इन सभी क्वेश्चन को मैं रिवीजन करवा रहा हूं तो आप अच्छे से इनका रिवीजन जरूर कर लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K का मान होता है, जो आपका K होता है इसका मान कितना हो सकता है, तो बच्चों इसका मान हो सकता है 6। विद्युत धारा घनत्व J अफवाह वेग BD में संबंध क्या होता है, तो ये क्वेश्चन होता है J = NEVD। ये हमारा एक डेरिवेशन है जो मैं आपको सॉल्व करवाया है, शायद पिछले साल करवाया, इस साल अभी नहीं करवाया तो करवा दूंगा, अन्यथा आप पिछले साल वाला वीडियो देख सकते हैं। विद्युत धारा घनत्व J और अफवाह वेग BD में क्या संबंध होता है, कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में प्रति सेकंड 3.2 एम्पीयर की धारा बह रही है, यानी कि कोई एक चालक है उसमें प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में 3.2 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 × 10⁻19 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, जो कि टिक लगा हुआ है, ठीक है।
किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता क्या होगी? इसमें आपका होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपका विद्युत चालकता निकल आ जाएगी, यानी कि 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध, 1 से 1 ऊपर लिखना, नीचे 500 लिखना, भाग करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका टिक लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को, यानी कि 50 ओम का कोई एक धात्विक तार का प्रतिरोध, यानी कि 50 ओम का एक प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध के धात्विक कोई तार है, उसकी लंबाई जो है, उसकी लंबाई है, उसको खींचा जाता है और उसको खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तो उसका एक नया प्रतिरोध आएगा। उसका नया प्रतिरोध आ जाएगा जो 50 इसका 4 गुना होगा, 5 × 20 200 होता है। ठीक है, 1 किलोवाट किसका मात्रक है? देखिए 1 किलोवाट जो होता है किसका मात्रक होता है? 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न किया जाता है कैसे? केवल गतिमान आवेश द्वारा, ठीक है, केवल यानी कि बदलते विद्युत आवेश के द्वारा, ठीक है, इन दोनों को मैं मान सकता हूं सही है, तो ये भी दोनों के द्वारा हम कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? देखिए बच्चों चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर पे स्क्वायर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि वेबर प्रति मीटर, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ऐसा भी आप देखेंगे कहीं कहीं पर लिखा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हो सकता है आपके कॉलेज में टीचर वगैरह ऐसे ही लिखवा दे। ठीक है, अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्षेत्र के लंबवत, यानी कि लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री पर प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? तो इलेक्ट्रॉन अगर 90 डिग्री पर प्रवेश कर रहा है तो वो कैसा होगा? पथ उसका वृत्ताकार होगा। ठीक है, याद रखना। लॉरेंज बल ज्ञात करने के लिए, यानी कि लॉरेंज बल अगर हमें ज्ञात करना तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होता है उसके द्वारा हम लॉरेंज बल को ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी के परस्पर, यानी कि परस्पर नहीं समांतर, चुंबकीय क्षेत्र जो बी होता है उसके समांतर चाल वी से गतिशील आवेश क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, यानी कि उस पर लगने वाला जो बल होता है उस बल का मान क्या होता है? 0 होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ये सारे न्यूमेरिकल सेम ऐसे ही पेपर में भी मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसे ही मिलेंगे। अगर आप इनको अभी समझने गए तो आपका सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा, यही समझते रह जाओगे। ठीक है, तो आप सिलेबस खत्म करिए, वहीं से हैं। अगर आप डेरिवेशन आप करते हो तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा होगा पहले से। चुंबकीय, यानी कि चुंबक के चुंबकत्व का कारण क्या होता है? चुंबक में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की जो घूर्णीय गति होती है वही होता है। क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या? देखिए कोई भी क्षण होती है उसमें प्रेरित अगर विद्युत वाहक बल का मान निकालेंगे तो BVL होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ये सूत्र आपको बहुत काम देंगे, जैसे सूत्र आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं, इसीलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा इसमें सूत्र भी रखे हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें वोल्टेज V है तथा धारा I हो, तो जब विद्युत यानी कि वोल्टेज V है और धारा I है तब शक्ति क्षय, यानी कि शक्ति क्षय क्या होता है? तो शक्ति क्षय जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? ऐसा कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? B और I के बीच में जो कोण बनता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला देखिए, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? देखिए कोई भी ट्रांसफार्मर में डिस्ट धारा संभव नहीं है जो आपकी बैटरी में होती है। क्या ट्रांसफार्मर में बैटरी वाली धारा संभव है? नहीं होती है, याद रखना। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, इनमें से कौन सी तरंग ऐसी है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं? गामा किरण है, एक्स किरण है, बीटा किरण है या आवृत्त? आपको पता है बीटा किरण है। ठीक है, सबसे अधिक आवृत्त की तरंग कौन होती है? गामा तरंग। आपको सभी को पता, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों है। ठीक है, अब यहां से लगभग आपके सेकंड के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, देखिए यहां पर समझिए, एक माध्यम सघन होता था, एक विरल होता था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन्फेक्शन ऑफ लाइट, मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो पढ़ाया था। ठीक है, तो एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। तो यहाँ पर बात कर रहा है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण के बराबर हो, अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा यानी कि तो आपतन कोण का मान जायज बात है कितना होगा? जो आपतन कोण का मान हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, दो लेंस जिनकी क्षमता है 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है, संपर्क में रखें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्षमता, इसकी टोटल क्षमता P = होता है P1 + P2, यानी कि जब आप इसकी टोटल क्षमता निकालेंगे तो 2 डायोप्टर आ जाएगी, और जब क्षमता 2 डायोप्टर आ जाएगी तो आप आसानी से इसकी फोकस दूरी भी निकाल सकते हो। ठीक है, यदि दो लेंस परस्पर रखें तो इनकी शक्तियां, यानी कि 4 डायोप्टर -2 डायोप्टर तो संपर्क में लगे तो फोकस दूरी, वही सेम कहानी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए 2 डायोप्टर आ जाएगी, यहाँ पर भी 2 डायोप्टर आ रही, तो मतलब इसका आंसर तभी 50-50 दोनों में सही है।
अब होता क्या, जैसे यहाँ पर सारे ऑप्शन दे के सेंटीमीटर में, तो हमें जो एक होता है सूत्र आपने पढ़ा था, शायद 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, एक आपने सूत्र ऐसा पढ़ा था, देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा था, P इक्वल टू होता है, सॉरी F इक्वल टू होता है 100/P। ये 100/P जब होता है सेंटर में, अब यहाँ पर P का मान 2 आ रहा है डायोप्टर क्षमता, तो इसको 2 से अगर भाग करेंगे तो 50 ही तो आने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर 50 लिखा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेना है, छोटा था इसीलिए मैंने आपको बता दिया। प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस जो रंग होते हैं, जैसे प्रिज्म में बहुत से कलर होते हैं, ठीक है, उनमें से किस रंग का विचलन सबसे अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होगा। बिगजोर आपने बिगजोर हमने इंग्लिश में नहीं आया, हमने आपकी अपनी ट्रिक बनाई थी, लाना पिहानी जावा, ठीक है, तो हम अपनी ट्रिक से याद रखते हैं इनको, और आपकी जो ट्रिक है आप उससे देख लीजिए। मनुष्य की आंख के नेत्र लेंस का अपवर्तनांक यानी कि कितना होता है? ये देखिए अपवर्तनांक यहाँ पर दोनों मान लिख दिए गए, 1.44 भी मिल सकता है, ये स्टैंडर्ड मान होता है, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 1.5 होता है। ठीक है, ज़्यादातर यही मिलेगा लिखा हुआ 1.5। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण की जो घटनाएं होती है वो कैसे प्राप्त होती हैं? व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है तो देखिए केवल अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा, सही बात है, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे इनके द्वारा भी प्राप्त होती है। ठीक है, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगे द्वारा ये भी प्राप्त होती है। मैंने जब व्यतिकरण पढ़ाई तो यहाँ पर सारी पॉइंट नोट कराए थे, तो आप देखिए यहाँ पर सही है। तो एक प्रकाश पुंज, कोई भी एक प्रकाश पुंज है तो वायु से जल में प्रवेश करता है, तो वो क्या होता है, जब वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से उसका कौन सी ऐसी चीज है जो अपरिवर्तित यानी परिवर्तित नहीं होती है, अपरिवर्तित रहेगी, वो उसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं। देखिए दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं वो नियत कलांतर की। ठीक है, ये भी व्यतिकरण की ही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ आवृत्ति की पुष्टि होती है। देखिए प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ प्रकृति है इसकी होती है, इसकी पुष्टि कैसे होती है? इसकी पुष्टि जब हम करते हैं तो ध्रुवण की घटना पड़ते हैं। ठीक है, ध्रुवण के कारण होती है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक अगला क्वेश्चन है, स्टीफन नियतांक का मान होता है। स्टीफन नियतांक का आप मान याद रख लीजिए, 5.67 × 10⁻18 वाट प्रति मीटर स्क्वायर किलो की घात 4। याद रखना, ज़्यादातर आपको मान याद रखना। ठीक है, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन यानी कि जस्ते की जो सतह होती है उससे में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अधिक उपयुक्त होगा? उससे अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालना तो सबसे अधिक उपयुक्त विकिरण जो होगा परावैंगनी प्रकाश होगा। ठीक, अगला फोटोन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र। देखिए फोटोन का जो गतिक द्रव्यमान होता है उसका सूत्र होता है लैम्डा h/λ। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का बंधन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, -13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक एमयू किसके बराबर होता है? 931 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत में होते हैं, ना ही कोटर होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अपक्षय परत होती है उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एन प्रकार के अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण क्या है? एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें विद्युत चालन का क्या कारण होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा उसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, यानी कि सूर्य में लगातार ऊर्जा है तो उसमें नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण, अस्थायी कण, स्थायी कण नहीं है, अस्थायी कण है, तो वो आपका न्यूट्रॉन होता है। अगला है, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? h/2π होता है। बहुत से बोहर की परिकल्पना मैंने आपको पढ़ाई थी, चीख कर चिल्ला कर बताया था। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। फोटोन जब जिस टाइम वो विराम द्रव्यमान में होता है तो 0 ही होता है ज्यादातर वस्तुओं का। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा एकवर्णीय प्रकाश लेजर लाइट का, लेजर लाइट आप मारिएगा, सबसे एकवर्णीय प्रकाश सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? देखिए वैद्युत विभव का मात्रक आपको पता होना चाहिए। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? देखिए 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ये आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ये जो विद्युत विभव का मात्रक है मैंने पीछे बताया है, चीख कर इसके प्रतीक भी बताया था कैसे होता है। ठीक है, लगभग ऑप्शन भी वही है जो पीछे है, आपको बताना है। वीडियो में पीछे मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन बता चुका हूँ ये वाला, लेकिन आपने अगर थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर पता कर गए। आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना है। 2 हमने था, 1 बता दिया। 1 किलोवाट किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का, ये चीज पता है। और सेम क्वेश्चन उठाया गया आपके यानी कि आपका IQ टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा है कि हाँ मैंने पढ़ा है, अगर आपने सही से क्लास को ध्यान से सुना था ना तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल बोर्ड में भी पूछे,
आप हल्के में लीजिएगा। कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हल्के में मत लेना, पता नहीं कौन सा पूछ सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब आपका कोई लेक्चर पढ़ा रहा है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उसने 2 घंटे में पढ़ाए, सेम आपको कंटेंट डिलीवर किया। आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई लॉजिक लगाना होता नहीं, हमें सिर्फ सही ऑप्शन टिक करना होता है। अब अगर वो 2 घंटे में पढ़ा रहा है, क्या फायदा, मैंने आपको इतनी जल्दी से समझा दिया। ऐसे सारे क्वेश्चन मैं समझा दूंगा और भी आपके लिए लाऊंगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, बनाता रहूंगा, आपको मिलते रहेंगे। तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।